आधुनिक भारत के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत बंगाल में क्रांतिकारी संगठन यानी बंगाल के क्रांतिकारी संगठन जो हम पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, आज उसको कवर करेंगे और जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं, जानते हैं। आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बीच में बक्सर का भी युद्ध हुआ, उसके बाद 1857 की क्रांति हुआ, ठीक है, और अंततः हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। इस बीच में क्या इधर उधर हुआ, क्या तरह तरह के मूवमेंट हुए, क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधि हुए, उस सब के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ से प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा, एसएससी के जो भी एग्जाम होता है उसमें देखने को मिलेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा ये सब जो एग्जाम होता है वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो आने वाला स्टेट वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इतिहास का चल रहा है कवर, आधुनिक भारत के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अभी आज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए देखिए, सबसे पहले ना हम आपको बात करते हैं बंगाल में बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था अनुशीलन समिति, ठीक है। तो ये पूछेगा कि अनुशीलन समिति कहाँ पे था, तो बंगाल में। कहाँ था, बंगाल में, जिसकी स्थापना ना 24 मार्च 1903, याद रहेगा 24 मार्च यानी 24, देखिए 24/3/1903, समझ में आएगा कैसे करेंगे। 24 मार्च, मार्च क्या होता है, तीसरा महीना, और 1903, समझ में आ गया है। 24/3/3 है ना जी, 24 मार्च 1903 बंगाल में ना अनुशीलन समिति का ना गठन हुआ था। गठन मतलब स्थापना, समझ गए। अब देखिए आपको पूछेगा अनुशीलन समिति के ना संस्थापक कौन था, देखिए आगे चलते हैं। कहता है 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर मतलब जो वकालत पढ़ते हैं, कानून के बारे में पढ़ते हैं उसको बैरिस्टर, जैसे गांधी जी भी एक बैरिस्टर थे, ठीक है। बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र, इनको ना पी मित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में पी मित्र, पूरा नाम है प्रथम नाथ मित्र। इसका ना नेतृत्व संभाले, इसको लीड कर रहे थे, समझ गए। पता इसका मुख्यालय ना कलकत्ता में था। पूछेगा अनुशीलन समिति के मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। इसके ना प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथम थे वो पी मित्र, इसके ना अध्यक्ष थे पी मित्र इसके। तब पूछेगा अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन, पूछेगा अनुशीलन समिति कहाँ कार्य करती थी, तो बंगाल में, ठीक है। तब पी मित्र इसके अध्यक्ष हुए, ठीक है। उसके बाद चित्तरंजन दास, समझ गए, चित्तरंजन दास एवं अरविंद घोष, वही अरविंद घोष जो 14 साल के लिए चल गए थे, बड़ा है ना, फिर वापस आए थे 1893 में, बताए थे ना, तो वही अरविंद घोष। इसके उपाध्यक्ष है सुरेंद्र नाथ ठाकुर, कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिख देता है, याद है ना, इसके ना कोषाध्यक्ष थे। और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का ना पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। और 1906 की एक और घटना है, मुस्लिम लीग, आगा खां सलीमुल्लाह खां ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो 1906 में एक और बैठक हुआ था, ठीक है, अनुशीलन समिति का बैठक हुआ था। अनुशीलन समिति के मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य था खून के बदले खून, इनका अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था। अगर अंग्रेज भाई यहाँ कुछ करेगा ना तो अंग्रेज के ना उसी तरह से ये उससे बदला लेंगे, ठीक है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य था खून के बदले खून। अगर तुम मेरा एक हाथ काटोगे तो मैं तुम्हारा 2 हाथ काटूंगा, ठीक है, मतलब यही ना हुआ, खून के बदले खून। तो अनुशीलन समिति का ना ये लक्ष्य था। आगे चलकर वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र दत्त का गुट के अनुशीलन समिति में ना प्रभावी, मतलब उनका ना हावी हो गए, मतलब जो टीम है ना उसमें उनका प्रभुत्व चलने लगा, ठीक है, समझ गए। तो समिति में ना प्रभावी हो गए और उन्होंने आंदोलन को और उग्र प्रदान किया, मतलब और उसको सुदृढ़ की उग्रता की ओर, ठीक है। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर, तो पूछेगा भवानी मंदिर क्या है, तो क्रांतिकारियों का ना एक संगठन है, क्रांतिकारियों का एक संगठन है। आगे चल के ना यही किताब बन जाएगा भवानी मंदिर, ठीक है। भवानी मंदिर नामक अपनी ना पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें ना कहा गया क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताते हैं जब तक कि स्वाधीनता प्राप्त न हो, यानी कि जब तक हमारा भारत आजाद ना हो। तो परीक्षा में सीधा ये लाइन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी ये उक्ति है या किसकी ये कथन है कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। तो केकर है, अनुशीलन समिति के, केकर है, अनुशीलन समिति की। यानी अनुशीलन समिति क्या कहा है, कहा कि जो 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 आजादी के लिए लड़ रहा है ना वो क्या है, राजनीतिक सन्यासी है। क्या है, ये वो सन्यासी होता है ना,
आई है राजनीतिक सन्यासी कि तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम आजाद नहीं हो जाते हैं, स्वाधीन नहीं हो जाते। समझ गए? तो ये किसकी कहना है, किसका कहना है? अनुशीलन समिति का। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति, पुस्तक के नाम है वर्तमान रणनीति, उनकी दूसरी पुस्तक थी, यानी अनुशीलन समिति के। इसको लिखे थे अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। हाँ, वो कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। तो यहाँ पे पूछेगा आपको, निम्नलिखित में से यह बात किसने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है? यानी फौजी शिक्षा यानी कि आप लड़ाई कीजिएगा तो आपको लड़ने आना चाहिए ना जी, गोली बारूद बम बारूद चलाना आना चाहिए ना। आप लड़ने जाइएगा, अगला लड़बे नहीं करेगा तो कैसे होगा? यानी कि युद्ध जरूरी है। ये कौन बोला था? तो यही किताब में बोले थे वर्तमान रणनीति में। ठीक है, यानी उस समय भारत की रणनीति ऐसी होना चाहिए कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ना लड़ने की कौशल दिया जाए। मैंने फौजी शिक्षा, फौज में जाता है ना, उसको लड़ने में सिखाता है ना, गोली चलाना है, बंदूक चलाना है, कैसे कौन सा परिस्थिति में निकलना है, तो वही। ठीक है, तो फौजी शिक्षा और युद्ध की आवश्यकता है, ये बात कहते हैं। हाँ, कहता इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया कि आप छापामार युद्ध कीजिए। ठीक है, अब छापामार युद्ध करने में ना, जो छापामार युद्ध करता है ना, उसका नुकसान कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ना वो गोली बारूद चला दिया, यानी प्रहार कर दिया, आज जाकर छुप गया, तो बुझाता ही तब ना होगा मार बहू। उसको कहते हैं छापामार युद्ध। एकदम छुपल है, छुपल है, छुपल है, एक बार निकलेगा बस हमला करेगा, अब फिर जाकर छुप गया। छापामार युद्ध कहाँ से लाया? टाइगर, ये सब कैट, ये सब ना इस्तेमाल करता है छापामार युद्ध। छुपल रहेगा अपन शिकार के देखते रहेगा, एकदम अच्छा वाला मोमेंट इस्तेमाल करेगा कि कहाँ हमको ठीक से मिल रहा है मौका, एक बार झटकेगा बस स्वाहा। ठीक है, तो ऐसी छापामार युद्ध अपनाने के लिए बोले थे। ठीक है, इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूंगो को पेरिस भेजा गया, यानी कि ये एक व्यक्ति का नाम है हेमचंद्र दास कानूंगो, ये पेरिस गए थे। ठीक है, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखे थे। ठीक है, यानी उत्तर से आए हैं, बम बनाना सीख करके भारत में बनाएंगे तब नहीं इस्तेमाल करेंगे लड़ाई में। कहा वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त और अश्विनी चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर, एक और पुस्तक के नाम है युगांतर। ठीक है, तो पूछेगा युगांतर का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति से। ठीक है, यानी सब मिल के लिखे थे। ठीक है, वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त और अश्विनी चंद्र भट्टाचार्य। तो तुमको पूछेगा परीक्षा में कि युगांतर के लेखक कौन है? तब वरेंद्र कुमार घोष अगर सिर्फ रहेगा ना तो इसी को मारिएगा, क्योंकि दो के नाम नहीं देता है, लेकिन दोनों के साथ साथ दे रहे हैं, तो याद रखिए तीन गो आदमी है। ठीक है, नाम है वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त और अश्विनी चंद्र भट्टाचार्य। तीनों मिलकर के 1900 में क्या लिखे? युगांतर। युगांतर कैसा ना क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी पुस्तक है। ठीक है, भवानी मंदिर क्रांतिकारी है, युगांतर पर क्रांतिकारी है, वर्तमान रणनीति क्रांतिकारी, सब क्रांतिकारी पुस्तक है। यानी ये साप्ताहिक पत्रिका है। युगांतर क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। युगांतर के प्रथम संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त, यानी जब सबसे पहले जब युगांतर प्रकाशित हुआ ना, तो इसको ना प्रथम जो संपादक है उनका नाम है, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र नाथ दत्त, जो 1907 में, अब 1907 में कहते हैं कांग्रेस के विभाजन हुआ था, कहाँ? सूरत में, रास बिहारी बोस थे। ठीक है, तो उससे साथ में ही आया था। 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई उनको, भूपेंद्र नाथ दत्त को। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा, यानी कि बंद करवा दिया अंग्रेजवा सब। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना ना पी मित्रा कहते हैं। ढाका कहाँ? पश्चिम बंगाल, यानी बांग्लादेश। ठीक है, जब बांग्लादेश में ना अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ, वहां पे ना इसके संस्थापक है पी मित्रा। ठीक है, कहता एक और व्यक्ति है पुलिन दास, यानी पी मित्रा पुलिन दास, दोनों मिलकर के ढाका में इसका स्थापना किए थे। कही था 1904 में। ठीक है, कहता है ने 1904 में ढाका में की थी। इस ढाका में इसकी ना लगभग 500 शाखाएं थे। कितना? 500। इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बात जानिए खुदीराम बोस के लिए। ठीक है, समझ गए? कहता 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति के गैर कानूनी घोषणा कर दिया गया। कहने का मतलब कि अभी ना एक गैर कानूनी काम करता है, इसको सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार इसको बोल दिया गैर कानूनी, समझ गए? क्योंकि इसका ना गतिविधि तरह तरह का होता था, इसलिए इसको बोल दिया कि गैर कानूनी संगठन है, यानी उसमें जितने भी व्यक्ति है ना उसको पकड़ पकड़ के पीटेगा। ठीक है, आज जेल में भेज देगा। तो कहता 11 दिसंबर 1908 को ना अनुशीलन समिति की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब प्रफुल्ल चाकी उसी के एक मेंबर है, सदस्य, और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, एकदम डेट के साथ याद रख, ये याद, 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल कोई महीना है? 30 अप्रैल 1908। तो देखिए 30 4 8 है ना,
30 अप्रैल 1908 को क्या किए ये लोग, क्या करेंगे, अब बम फेंक देंगे। ठीक है, तो देखिए मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड, यानी मुजफ्फरपुर में एगो जज था किंग्सफोर्ड, ठीक है, तो अनुशीलन समिति के जितने भी एक्टिव मेंबर था ना, उसको नहीं बहुत खतरनाक वहां बंगाल में ना दे देता था, क्या सजा दे देता था। ठीक है, तो ट्रांसफर होकर आया मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे वो ड्यूटी कर रहा था। तो देखिए क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किए। प्रयत्न माने कि इसको करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन गलती से ना बम ना कनेरी की गाड़ी पर गिर गया, जिसमें ना 2 महिलाएं पिंगले की पत्नी और बेटी, यानी पिंगले की पत्नी रहे उनमें और बेटी रहे। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब कैसे हो गया जी, पहले ना एक के रंग की गड़ी होता था। ठीक है, बड़का बड़का लम्बा लम्बा। ठीक है, तो इसने में जजबा आता था। ठीक, तो इसने में ना इक्कर गड़ी आ गया। आई देखे ना सुने, इधर खड़ा थे बम ले कि आ गया था पटक देंगे, अलग गड़ी की पटक दिए। अरे रास्ता में कोई खराब उराब हो जाता ना गड़ी, तो उसका गड़ी पीछे रह गया होगा, आई गड़ी पहले आ गया। ठीक है, पटक दिए बम, तो बेचारा वो बच गया, आई मर गया। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ी ना पता चलेगा कि वो मरा कि नहीं मरा। ये लोग तो बम फेंक करके अपना चल दिए। ठीक है, पार। तो देखो अब क्या होता है, इससे आगे क्या होता है। तो कहता है यहाँ पे चाकी ने आत्महत्या कर दी। अरे प्रफुल्ल चाकी है ना, वो ना डरा गए, घबरा गए कि अब क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे तो हमारा से ना नाम पूछवा लेगा। ठीक है, तो अपने आप को ना खत्म कर लिए। ठीक है, तो चाकी ने आत्महत्या कर ली, यानी प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की ना अवस्था में ना 11 अगस्त 1908 को, डेट के साथ याद रखिए, 11 अगस्त 1908 को, 11 तारीख 8वां महीना 1908, याद रहेगा ना, 11/8/8। ठीक है, इनको ना फांसी दे दिया। क्या दे दिया, फांसी। समझ गए, तो जब ये फांसी दिए थे ना तो 18 वर्ष के थे। कितना, 18 वर्ष के। ठीक है, समझ गए। तो ये पूछता है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया, तो 11/8/1908। समझ गए, 1909 में कथी आ जाएगा, मान ले मिनटो। हाँ, तो याद रखे, उससे पहले है तो तनिक पहले तो याद रखेगा, 1908 8/11, यानी 11/8/1908, माने 11 8वां महीना कथी होती है, अगस्त। 11 अगस्त 1908 को जब इनको फांसी सजा दिया था ना, तो इन्हें एक हाथ में ना गीता लिए हुए थे। समझ गए, गीता लिए हुए फांसी पर लटक गए थे। ठीक है, क्या उम्र के थे, 18 साल के। तो पूछता है कि जब खुदीराम बोस को फांसी दिया गया तब उनकी अवस्था क्या थी, 18 वर्ष। ठीक है, यानी 18 वर्ष की नया लड़का ना, नया लड़का तनी को आई अनुशीलन समिति के ना मेंबर थे वो। ठीक है, समझ गया। इसके बारे में कुछ बताया गया, देख लीजिए। खुदीराम बोस का जन्म ना 1889 में हुआ। कहा, 1889 में। ठीक है, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, यानी वो थी हुआ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पकड़ने वाली पुलिस, यानी कि जो पुलिस जो इनको गिरफ्तार कर लिया था ना, उसका नाम है फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। इनको गिरफ्तार कहाँ किया जानते हैं, इनको गिरफ्तार समस्तीपुर में। ठीक है, समस्तीपुर में वो जगह है पूसा, वो जगह है पूसा, उसी के आस पूसा में ना एगो स्टेशन है पूसा रोड। ठीक है, और वहीं पर ना स्टेशन पर ना इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कहीं कहीं ना कुछ और नाम ही देता है स्टेशन का। ठीक है, लेकिन समस्तीपुर में ही है। समझ गए, कौन स्टेशन से गिरफ्तार किया, समस्तीपुर में पूसा से। ठीक है, पूसा में स्टेशन है। ठीक है, समझ गया, तो वह स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पता है खुदीराम बोस के मुकदमे में ना जो जज था कर्ण डफ, सरकारी वकील था मानुक व विनोद मजुमदार, और खुदीराम बोस की ओर से ना वकील थे कालिदास बोस। अब फांसी की तारीख था 11 अगस्त बता दिए 1908, और जब हाथ में एगो गीता था उनको, खुदीराम बोस ना फांसी पर तख्ते पर ना खड़े हुए थे, मतलब फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। ठीक है, एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे। ठीक है, यानी अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा देते समय एक हाथ में गीता थामे हुए थे, तो ये है खुदीराम बोस। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा तो बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि कहां से गिरफ्तार किया। ठीक है, समझ गए, तो समस्तीपुर के पूसा रोड से। ठीक है, स्टेशन का नाम है पूसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के ना सक्रिय सदस्य थे। तो वह युगांतर दल वहां पढ़ा है ना, उसी का ही मेंबर थे। युगांतर दल के नेता थे वारिंद्र कुमार घोष। समझिए, वारिंद्र कुमार घोष। कहता है अलीपुर षड्यंत्र केस, यानी अलीपुर ना कलकत्ता में एगो जगह है, अलीपुर में ना सबसे बड़ा एगो जेल भी है। समझ गए, तो अलीपुर षड्यंत्र केस, तो अलीपुर में ना एगो केस बना था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कहता 18 मई 1908 को ना कलकत्ता के ना अलीपुर
अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध सशस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। सशस्त्र किसको कहते हैं? गोली बारूद बंदूक, ठीक है, कि तुम रख ले है गोली बारूद बंदूक तो उसका लाइसेंस है, रख ले कहा है कि कोई ना कोई गलत काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उधर पढ़ा है ना आपको, लाइसेंस सिस्टम लेके आ गया था कि आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। तो 31 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। इन व्यक्तियों को ना अवैध शस्त्र रखने के कारण ना गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और जब गिरफ्तार कर लिया तो कुछ दिन के बाद ना और उसमें आदमी को ले आएगा। 19 अगस्त 1908 को ना 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया, कि वहां के जो सेशन जज थे ना उसके सामने रखा गया, ठीक है। 30 आदमियों को गिरफ्तार किया, 31 को, समझ रहे हैं, पेश किया 30 गो के, ठीक है। और 7 सितंबर 1908 को 7 और कैदियों को मुकदमे में शामिल कर लिया। तो कुल मिला के 38 गो हेलो ना, आज जेल से पेश करेगा 37 गो के, ठीक है। तो देखिए यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह थे नरेंद्र नाथ गोसाई। आई क्वेश्चन पूछ चुका है कि अलीपुर षड्यंत्र में मुखबिरी कौन किया था? नरेंद्र नाथ गोसाई। मुखबिरी मतलब की होय छै कि भंडा फोड़ देलके, ठीक है, समझ गेलू। ओकर राज रही ना से पुलिसवा के कह देलके, पुलिसवा डरलकै ओकरा कि तुमको छोड़ देंगे, लालच उलाच दिया, तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुमको छोड़वा देंगे, ठीक है, तुम कह दो। तो नरेंद्र नाथ गोसाई क्या किए? भंडा फोड़ दिए, ठीक है, माने मुखबिरी कर दिए, ठीक है। अब जब मुखबिरी कर दिए तो जेकरा 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 नाम था उसमें माने गवाह दे दिए, ठीक है, गवाही दे दिए, तो सजा हो जाएगा। तो देखो आगे क्या हुआ। तो अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ने ना गोली मार दी थी। मतलब कहने का मतलब एक रे गोसाई नाथ के, ठीक है। ये नरेंद्र नाथ गोसाई को ना अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ना गोली मार दी, कहला कि ये मुखबिरी कर दिया, समझ गया, इसको गोली मार दिया। इसके लिए ना दोनों को ना फांसी की सजा दे दी गई, माने कि यहो जेले में था, ठीक है, मतलब ओहे में के आदमी है, जानता था, लालच दे करके इसको गवाही दिवा दिया, ठीक है। तो दोनों का सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ओहे में थे, ठीक है। आई बात जान गए, ठीक है, कि ये भंडा फोड़ा की बस भंडे फोड़ दिए, ठीक है, ठीक है। इसके लिए दोनों को फांसी दे दी गई। वरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त और हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा। तो काली पानी आप जानते हैं ना, काला पानी की सजा पढ़ा हुआ है ना, तो काला पानी की सजा इसको दे दिया, ठीक है। बाकी लोगों को ना 10 वर्ष, मतलब जो बच गया उसको 10 वर्ष के लिए और 7 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष देख लो उन्हें लेगा 31 गो के कितना गो ले सामने किया जज के सामने 30 गो, तो एक गो में से निकल थुन अरविंद घोष, ठीक है, समझ लो। तो अरविंद घोष को छोड़ दिया गया, क्या किया? छोड़ दिया गया, ठीक है। और यही चल जाएंगे आश्रम में, अब फिर 14 साल के बाद आएंगे, ठीक है। कहता छोड़ दिया गया, तब उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से ना अलग होकर पांडिचेरी में अपना ना आश्रम बनाया ओरेबिले। तो पूछेगा ओरेबिले आश्रम का संबंध केकरा से है? अरविंद घोष से, ठीक है। ये कहाँ है? पांडिचेरी में है, माने ये आश्रम बना लिया, होती रहने लगे, ठीक है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, जिसको कहते हैं बीडी सावरकर, 1904 में ना अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। तक परीक्षा में ना 1000 बार पूछा जा चुका है कि अभिनव भारत की संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। कही 1904 में, तो इसको लिख लीजिए, एकदम रट लीजिए, 1904 में कौन है? बीडी सावरकर। क्या किए? अभिनव भारत। क्या किए? अभिनव भारत। ये परीक्षा में 1000 बार पूछा है। अभिनव भारत का संबंध किससे है? बीडी सावरकर से। कही 1904 में। 1905 में करजनमा के समय बंगाल विभाजन, याद है ना, तो सब ना क्रम से जोड़ कर रखिए, तो परीक्षा में नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो देखिए अभिनव भारत नामक ना संस्थापना बना। अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे पीएन बापट, बम बनाने के लिए, कला सीखने के लिए ना पेरिस गए थे, ठीक है। कहता है विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई, यानी बीडी सावरकर के बड़े भाई, उनका नाम है गणेश सावरकर, ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी। जिस कारण नासिक के जज जैक्सन, यानी कि बीडी सावरकर का बड़ भाई थे, ठीक है, जेकर नाम है गणेश सावरकर, वो ना देशभक्ति के ना कविता लिखे थे। जब कविता लिखे ना तो ये जजवा है ना जैक्सन, इसको ना अच्छा नहीं लगा, उसको बुला के गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उसको ना सजा दे दिया कि तुम राष्ट्रद्रोह के केस लगा दिया और कहा कि तुम जिंदगी भर ना जेल में सड़ो, ठीक है। तो ये सब आदमी सब गुस्सा जाएगा, अरे तो कविता लिखे है, तुम इसको जेल में सजा दे दिया, अब देखो क्या करेगा। कहता जज जैक्सन ने उस पर ना राजद्रोह का आरोप लगा 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया, यानी कि जेल में रहोगे पूरे जीवन। इस सजा को ना सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत, यानी अभिनव भारत जो बनाए थे ना, वो आदमी से ना भड़क गया, गुस्सा आ गया, ठीक है, ने जैक्सन के ना बदला लेने के लिए ना विचार किया कि रुक, ये ऐसे नहीं मानेगा, एकरा ना हिसाब कर देते, ठीक है। अब कैसे हिसाब करेंगे से देखो, जैक्सन के विदाई समारोह, मान लो जब जैक्सन जा रहा था, जैक्सन
जा रहा था, विदाई मतलब समझ रहे हैं, जा रहा है मतलब उसका विदा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए विदाई के समय कैसे नौटंकी करवा देंगे ओकरा से। जैक्सन के ना विदाई समारोह 21 दिसंबर 1909 को रात्रि में एक नाटक खेला जा रहा था ओकरे घर के सामने। नाटक समझ रहे हैं ना, नाटक खेल रहे हैं, ठीक है, ओकरा घर के सामने की आई तो विदा हो जाते, रुक नाटक रात का खेलते हैं, ठीक है। जो ही जैक्सन इसे ना देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, माने गेट के बाहर, ठीक है, फाटक है ना गेट, बोलो गेट के बाहर पहुंचा तो आनंद लक्ष्मण कन्हेरी बैठे हुए थे वहां पे एकदम टिका करके, समझ गए, नाम है आनंद लक्ष्मण कन्हेरी ने उसे गोली मार दी। क्या कर दिया, वो तो नाटक के खेल रहे थे कि तू आ पहले बाहर, ठीक है, अब आया कि बस उसको बस कर दिया, ठीक है। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हेरी, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक सावरकर देश पांडे को ना 19 अप्रैल 1911 को ना फांसी दे दी गई, ठीक है। तो वो फांसी से नहीं डरते हैं, वो ऐसे कर दिया ना इसलिए ऐसे किए हैं वो, ठीक, उनका बड़का भाई के राजद्रोह कर दिया ना, रुको तुमको हम सिखाते हैं, ठीक है। कहता बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका मराठा, तो पूछता है मराठा के संपादक कौन है, बहुत बार पूछता है, ठीक है, तो याद रखिए मराठा के संपादक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो मराठा जो लेके आए थे ना अंग्रेजी में था, कौन भाषा में, अंग्रेजी में। और एक दैनिक पत्रिका था केसरी, ये केसरी था मराठा भाषा में, ठीक है, का नाम प्रकाशित किए थे, लोगों के सामने लेके आए थे, ठीक है। नव जागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। यानी बंगाल में जो गणपति के उत्सव मनाते हैं ना, शिवाजी उत्सव मनाते हैं ना, ये जो चालू करवाए थे, कौन करवाए थे, तिलक जी करवाए थे, ठीक है, कौन करवाए थे, तिलक जी। आप परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान लगाइए, ठीक है, आप जोर जोर से तो नहीं बोलिएगा ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कहता है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, तिलक पहले अंग्रेजी नेता थे, क्या थे, नहीं कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे, यानी कांग्रेस में थे, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना बताया ना 1885 में, हाँ, जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की, यानी एक पत्रकार भी थे, ठीक है, कई बार जेल गए थे। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई थी, फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई थी, ठीक है। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। तब पूछेगा कि तिलक जी को कौन जेल भेजा गया था, मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है, बर्मा में है, जेकरा अभी नया नाम म्यांमार, राजधानी नेपिता, ठीक है। तो इनको भेज दिया था बर्मा, 6 साल की सजा हुआ था, ठीक है। तिलक को सजा सुनाने वाले जज थे दावर, कौन थे, दावर, ठीक है। तो याद रखिए तब तिलक जी ना एक पत्रकार थे, ठीक है, मतलब पत्र का संपादन करते थे, उनको ना जेल भेज दिया था, ठीक है, कई बार जेल गए थे वो, ठीक। पता है वेलेंटाइन डे सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को ना भारतीय शांति का जनक कहा है, ठीक है, भारतीय शांति का जनक कौन कहा है, वेलेंटाइन सिरोल। किसके लिए कहा है, तिलक जी को लिए। तो तिलक जी ना ऊपर केस कर देंगे, ठीक है, पर केस कर देंगे, केस से फरिया लेंगे ऊपर कि तू इसमें कैसे कर सकता है हमारे, ठीक है। तो अपना किताब में कहा था इंडियन अनरेस्ट में, ठीक है। तो नाम है वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है। तो पूछेगा आपको कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, किसको, तिलक जी को, हाँ। तो याद रखिए इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के नाम है, ठीक है, मतलब ये बात कहा था इंडियन अनरेस्ट, वो किताब का नाम है, तिलक जी को बोला था भारतीय शांति का जनक। कई बार एग्जाम में पूछा है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। जिसके लिए तिलक जी ने उन पर ना मानहानि का मुकदमा लगा दिया था कि तुम हमको ऐसे कहेगा, तो उसको ना मानहानि का मुकदमा कर दिया था, ठीक है। तथा प्लेग के समय में जातीयता से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु, उनका नाम है दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को ना प्लेग अधिकारी रैंड और एस्ट की ना हत्या कर दी। प्लेग ना वो बीमारी होता है जो चूहा से होता है, ठीक है, हाँ, तो वहां पे ना फैल गया था, ठीक है, पुणे में फैल गया था प्लेग की बीमारी। तो डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर आया था, ठीक है, रैंड और एस्टर्न, तो ना भेदभाव कर रहा था, समझ गए। अब भेदभाव किया ना, तो उसको दामोदर जी और बालकृष्ण जी ना उसको टपकाइए दिए, ठीक है, तो उसकी हत्या कर दिए। कहता महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। तो ये भी पूछता है, ठीक है, कि काल का संपादन किसने किया था, प्रांजपे। काल कहां से प्रकाशित होता था, महाराष्ट्र से। कैसन पत्रिका है, क्रांतिकारी, ठीक है। कहता 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था। यह प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, कहाँ, लंदन में। कई आता 1905 में। तो क्वेश्चन अच्छा से याद रखिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा तब ना आएगा।
तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं। सोचने लगाइए, 50 बार पूछ चुका है, क्रांतिकारियों का पिता कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा। समझ गए? पता अरविंद अरविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारत कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं विकास हुआ। तथा न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में एवं वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने प्रकाशित किया। कहने का मतलब न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल, उन्हें लाल बाल पाल पढ़े है ना, वह में गई हथीन पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल निकाले थे, चलाए थे इसको। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब अली उल्ला खान ने निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क उसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, यानी कि यही मुस्लिम लीग है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। कहाँ? ढाका में। ठीक है, तो याद रखिए, पूछेगा ही। जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग की संविधान 1907 में कराची में बनकर बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खां और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनाए गए। इसकी अधिवेशन में मुसलमान के लिए अलग से प्रतिनिधित्व मांगेगा। क्या मांगेगा? प्रतिनिधित्व। अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के नाम से नाम दिया गया। पार्लियामेंटो सुधार कहीं आया? 1909 में। तो पूछता है, याद रखिए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को ना समर्थन किया था। करजनमा जो 1905 में लेके आया था ना, तो ये बोला था कि ठीक है मार दो, यानी कि ये लोग ना अंग्रेज के साथ खड़ा हुआ था। ठीक है, 1908 में मुस्लिम लीग ने की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे ना सैयद अमीर अली ने स्थापना किया था। ठीक है, अब आपको बचिए ना, सो हम आगे पढ़ेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए, एक और टॉपिक है भीकाजी रुस्तम कामा। इसका पूरा नाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की क्रांतिकारी थी, जो जर्मनी के ना स्टुअर्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को ना आयोजित 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यानी कि भारत के तिरंगा वहां पे फहराए थे, भारत के तिरंगा वहां पे फहराए थे। ठीक है, तो नाम है इनका भीकाजी रुस्तम कामा। तो पूछेगा, भीकाजी रुस्तम कामा कहाँ भारत के झंडा फहराए थे? स्टुअर्टगार्ड में। स्टुअर्टगार्ड कहाँ है? जर्मनी में है। समझ गए? ये परीक्षा में पूछता है, याद रखिए। कहता इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के ना निजी सचिव के रूप में ना काम किया था। ठीक है, अब जो बच गया 1909 से, ये कहानी हम अगले में जानेंगे और जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण वीडियो बनता है। ठीक है।